ओके Sir, ऐसे में philosophy पे education and these are some static areas where तो उसी को build up नहीं करके you should go on varied topics like हाँ it मतलब should not be confined on कन्फाइंड टू your हाँ। और वन मोर थिंग, कभी भी ऐसा मत सोचना कि जो ऑप्शनल है उस पर ऐसे आ गया है तो बहुत अच्छी बात है उस पर लिख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगी। पिछले साल हो चुका है मेरे साथ, एक वो पॉलिसी पैरालिसिस और ऐसा कुछ ऐसे आया था पबैड का। मैं बड़ा खुश कि यार पबैड का ऐसे आया है, लिखेंगे, और नंबर ही नहीं मिले। तो क्या हुआ, क्योंकि आप फिर स्ट्रेट जैकेट हो जाते हो, यू यूजुअली टेंड टू मिस डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स। ओके, मैं ये सोच भी नहीं पाया है कि यार उसमें एनवायरनमेंट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और ये अभी तो मैं बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, मगर ये वो तभी आई जब मैंने गलतियाँ कर दी, है ना। तो वही दिस मिस्टेक्स यू शुड नॉट कमिट। या कि अगर कोई सोसाइटी वाला है तो तुमने सोचा है सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो मैं तो बढ़िया थिंकर डाल के बढ़िया ऐसे लिख दूंगा, तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके, तो वो ऐसे वो भी लोग भी लिखेंगे जिनका वो ऑप्शनल नहीं है। तो इट्स बेटर कि अपनी जो नॉलेज है ऑफ ऑप्शनल वो आप कम से कम उसमें दिखाओ। इंटरव्यू का अगर कुछ चाहिए तो मैं बता दूँ। तो thinkers को quote नहीं करना। नहीं, कोट नहीं, एकदम जो काफ़ी फेमस थिंकर्स हैं उनका आप थोड़ा बहुत कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट उनकी थ्योरी व्योरी में मत जाइएगा। जैसे लीडर इंस्टीट्यूशन और लीडर का था, तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने लीडरशिप की थ्योरी और लीडरशिप और ये वो लिख दिया था, तो काफ़ी कम नंबर मिले हैं ऐसे। ओके, देन कुछ इंटरव्यूज का अभी बता दूँ या मेंस का? ऑप्शनल का बता देता हूँ, पबैड का बता देता हूँ। और अगर किसी को डाउट हो तो यार उसमें मेरे को मेल कर देना। आई कैन एड्रेस योर क्वेरीज। नमन उपाध्याय UPADHYAYA@gmail.com। ठीक है, so I will YAYA extra. Okay, so I will address your queries. यार पबैड में very fluctuating marks. Last year I scored 250, this year 207. Breakup क्या था sir? Paper wise breakup? Last year paper 1 139 and paper 2 111. इस बार 104 और 103। हाँ, लास्ट ईयर पबैड 250, GS 380, बट ऐसे एंड इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ हो गई थी तो कम थे। बट इस बार पबैड में कम हुआ मगर GS ने कवर कर दिया। GS में total 407। सर क्या जरूरत थी आपके इंटरव्यू से? यार उस टाइम इंटरव्यू में व्हाट आई डिड, आई मस्ट से दैट यू शुड बी डैम ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू। ओके, बिल्कुल कुछ भी आप ऐसी चीज़ मत बोलिए जिसको आप डिफेंड ना कर सकें, या कोई ऐसा आंसर मत बोलिए जिसके बारे में आपको ना पता हो। मेरे से ये गड़बड़ हो गई थी कि मैंने एक दो वर्ड ऐसे यूज़ कर दिए जिसका मतलब मुझे ही नहीं मालूम था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जिनका मतलब हमें भी नहीं मालूम होता। तो आई वॉज इन टू मर्चेंट नेवी अर्लियर, बट ड्यू टू एन एक्सीडेंट आई वॉज ऑन बेड रेस्ट। तो अब मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बेड रेस्ट को मैंने सबैटिकल बोल दिया था। फिर उन्होंने सबैटिकल से वो बिट्स पिलानी में जो प्रोफेसर्स लेते हैं ये वो उसमें घुस गए वो। सो आई वॉज नॉट एबल टू क्लियरली एक्सप्लेन वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सबैटिकल एंड वाई इट इज़ टेकन, और वो मैंने गलत कंटेक्स्ट में यूज़ कर दिया था। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू, बिकॉज हर कोई तुमसे दो ही चीज़ें बोलेगा कि इंटरव्यू में यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अरे भाई, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा व्हेन यू हैव एम्पल नॉलेज कि ठीक है यार जो पूछेगा आई कैन आंसर। एंड कॉन्फिडेंस तब आएगा जब जो आप लिख रहे हो दैट इज़ जेन्युइन। आपने हॉबी लिख दी जो आपकी हॉबी है ही नहीं, तो क्या होगा, दे विल कैच यू। अब वो इतना एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, 40-45 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है, सो दे कैन ईजिली मेक आउट कि ओके यू आर टेलिंग लाई। तो जहाँ पे उनको एक पॉइंट पे भी लगेगा ना कि आपने झूठ बोला है या आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, तो नंबर बहुत कम हो जाएंगे। लास्ट ईयर आपका हॉबी सेम था? हॉबी सेम था, बट लास्ट ईयर नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम माई हॉबी। माई हॉबी वॉज स्टडिंग इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी, स्टडिंग इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स एंड प्लेइंग माउथ ऑर्गन, but not a single question was asked from this portion, but इस साल पूरा इस पे पूछा। So
सर और आपका पहला प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस था? नहीं नहीं, सेकंड था। तो उसके ऊपर भी मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इफ़ योर हॉबी इज दिस देन व्हाई आईएएस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। आपने कैसे डिफेंड किया? इसके लिए आई टोल्ड देम कि सर इंटरनेशनल रिलेशंस आर नो मोर restricted to the domain of just foreign services, they are the part of governance, and as an Indian citizen I think everybody should be aware of India's international relations. So he laughed. Vinay Mittal sir का board था, so he laughed and he told me, okay, so according to you should we scrap foreign services? So I told, no sir, it's my personal opinion that a hobby and profession are two different things. For example, I don't know how to paint, I am not a painter, but still I like to study Indian miniature paintings. So then the whole thing shifted to miniature paintings. So this is how you should prepare and you should be able to drive your interview. तो ये जो है इंटरव्यू में what is important, you should prepare as many question as possible because you should speak less. जितना आप कम बोलोगे उतना चांसेस कम है फंसने के। जितना आप बोलते जाओगे आप फंसते जाओगे। और आप कब ज़्यादा बोलोगे, जब आपने वो चीज़ करी नहीं हो, आप घुमाते हो सामने वाले को, तब आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो, तो आप फंसते जाते हो। तो इसलिए इफ़ देयर इज़ अ गैप इन योर डेफ, द मोस्ट कॉमन इनसिक्योरिटी अमॉन्ग अस इज़ दैट यार 4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, गैप है 4 साल का, क्या होगा, माँ पूछेंगे तो क्या बोलेंगे। तो फिर हम सोचते हैं यार लिख देते हैं, कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट जुगाड़ कर लिया कि हम यहाँ पे ये करते थे, ये भी किया हुआ है, आई वॉज हेल्पिंग सच एंड सच, ए NGO ज्वाइन किया था, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिफेंड दिस, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। मैंने खाली छोड़ रखा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई सेल्ड फॉर अ ईयर, शिप पे था मैं 1 साल, बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट आई हैव टू लीव दैट जॉब। उसके बाद मैं 4-5 साल का खाली एकदम गैप था मेरे डेफ में, बट आई वॉज एबल टू डिफेंड इट एंड आई वॉज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। तो डोंट बी अपोलोजेटिक, ओनली से वॉट यू कैन डिफेंड एंड डिफेंड विद कन्विक्शन। नहीं तो अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा इंटरव्यू में मैंने पहले क्या बोला था 3 क्वेश्चन पहले, और फिर आप उसके कारण फिर फंसते जाओगे, ठीक है। एंड दे हैव वेरी हाई नॉलेज, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड दे कैन मेक आउट कि आप झूठ बोल रहे हो नहीं, बिकॉज दे विल आस्क 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आई विल जस्ट नरेट यू इंस्टेंस। वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ इन टू डिफेंस अकाउंट सर्विसेज राइट नाउ, और शी स्कोर 203 मार्क्स इन हर इंटरव्यू इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद उसके इंटरव्यू में काफ़ी कम आया और वो क्लियर नहीं कर पाई, बट स्टिल उसने अपनी हॉबी में हैंडीक्राफ्ट्स लिखा था एंड शी हैड रिटन दैट शी यूज टू टीच द प्रिजनर्स ऑफ तिहाड़ जेल, ठीक है। तो अब उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा देखने के लिए कि शी इज़ जेन्युइन और नॉट। उससे पूछा कि अच्छा आप जब जेल जाते थे तो आप कैदियों को कैसे बुलाते थे। तो दिस आंसर कैन बी, इसका जो आंसर है वो वही बच्चा बता सकता है जिसने सही में वो चीज़ की हो। तो शी टोल्ड कि सर, एक जब मैं जाती थी तो एक PA सिस्टम होता था, सैटरडे संडे में PA सिस्टम से वो अनाउंस करते थे और वो लोग आते थे। फिर कुछ दूसरी बात चली, देन अगेन दे आस्क्ड अनदर मेंबर कि अच्छा फिर आपको कभी डर नहीं लगा बिकॉज यू वर अमंग द प्रिजनर्स। उसने बोला नो सर, मैं जब जाती थी तो 2 गनमैन साथ में रहते थे और काफ़ी डिस्टेंस रहता था, और ये वो कुछ निटी-ग्रिटीज़ उसने बताई। सो दे रियलाइज कि शी इज़ जेन्युइन। और वहीं पर अगर आपने कोई चीज़ झूठ बोली है या कुछ गलत लिखा है, सो दे विल कैच यू। मेरा गैप था तो आई टोल्ड देम कि सर इन बिटवीन आई वॉज एबल टू क्लियर माई स्टेट सर्विसेज बिकॉज ऑफ विच माई कॉन्फिडेंस वॉज बूस्टेड एंड आई एम कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस। और सर ये जस्टिफाई कैसे किया आई डिडंट टेक एमपीएससी? नहीं, उन्होंने इसका नहीं पूछा था। अगर वो पूछते तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। यार लॉजिक और कॉमन सेंस की बात है, अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो और आपका स्टेट सर्विसेज का आपने ज्वाइन नहीं किया, मतलब यू आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर बेटर। तो भाई अगर मेरे को वहाँ पर अगर कमर्शियल टैक्स के ऑफिसर की पोस्ट मिलती है और यहाँ पर अगर रेलवेज़ की मिलती है तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन दिस जॉब। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं सर मैं नहीं ज्वाइन करूँगा तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। एंड दे नो वेरी वेल कि ऐसा कोई भी नहीं करता। जो भी स्टेट सर्विस में बैठ रहा है वो यूपीएससी तो देगा ही। ये जो यूपीएससी में बैठा है वो इसमें देगा, कॉमन सी बात है। तो इसमें झूठ क्यों बोलना। सो आई वॉज एबल टू डिफेंड माई सेल्फ कि ठीक है। हाँ, एक्चुअली दिस वॉज अ ब्लेसिंग डिस्गाइज बिकॉज आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर IPS, क्योंकि उसकी हाइट 165 एंड माइन इज शॉर्ट, आई एम अ बिट शॉर्टर फॉर IPS।
सो मैंने उसको नीचे भरा था एंड दे डिडंट आस्क मी, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर वो पूछेंगे तो आई विल टेल देम. बट यू कैन वेरी वेल, आई नो सम पीपल जिन्होंने IRS काफ़ी ऊपर रखा है, सेकंड पे IRS रखा है, बट स्टिल दे आर एबल टू डिफेंड एंड गेट वेरी गुड मार्क्स इन देयर इंटरव्यू. Not putting IPS in priority it does not give a negative impression. Nah, it does not, because you know yourself very well, you know what is your temperament, in which service you can perform better. The only thing is just be genuine. Again and again I am telling you, confident, but ये confidence तभी आएगा when you are really honest. ठीक है ना, आप ऐसा मत करना कि यार कोई सर्टिफिकेट ले लिया NGO का एंड देन फिर आप पढ़ रहे हो उस NGO के बारे में कि यार ये ऐसा काम करता है. फिर क्या होगा, वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेगा और एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है. ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, आपका रिस्पॉन्स देखा उन्होंने, फिर क्या होगा, आफ्टर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बाद फिर कोई दूसरा मेंबर आपसे पूछेगा वही क्वेश्चन घुमा के, तो आप पकड़े जाओगे. और आप उनको नहीं बेवकूफ़ बना सकते, 40 साल हो गए उनको इन चीज़ों में. ओके. अच्छा, मॉक्स की हाँ. सर मेरा 2014 में सर मुझसे सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे थे और हम 70-80% मेरे सही भी लिए थे. तो लेकिन नॉट इवन वन वाज ओपिनियन बेस्ड और देयर वाज नॉट इवन वन काउंटर क्वेश्चन. टिल नाउ नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई ओनली 140. सर दीवान सर का बोर्ड था. अच्छा, इवन माइन वाज 140, HC गुप्ता सर का बोर्ड था. यार वैसे कम से कम आपको लगता था आपने कंटेस्ट करे थे. तो मुझे तो सर जो क्वेश्चन नहीं आते थे सर, तो नहीं आते तो क्या करें. नहीं, एक्चुअली क्या रहता है ना कि देयर आर plenty of things, they have a charts sort of thing कि they check some of the traits कि यार क्या क्या चीज़ें हैं. सो बहुत बार ऐसा होता है कि योर एक्सप्रेशंस, योर एटीट्यूड, योर कॉन्फिडेंस, बहुत बार क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता है या आता भी है तो हम बोलते हैं सर आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, आई गेस. तो उनको लगेगा कि यार थोड़ा ये हेजिटेंट है, उतनी इसमें वो नहीं है, ओपननेस नहीं है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दोज थिंग्स. तो काफ़ी कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस वे में आप आंसर रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्ड दे रहे हो, वो क्या पूछ रहे हैं. बहुत बार हो सकता है कि आपको नहीं लग रहा, बट आपने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किया हो और आपने गलत आंसर दिया हो, एंड स्टिल यू आर स्टिकिंग टूवर्ड्स योर आंसर ओनली बिकॉज यू थिंक कि यार लोगों ने बोला है कि वो थोड़ा हिलाने की कोशिश करेंगे, तुम अपने उस पर फर्म रहना. तो देयर इज़ अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वो जो आप आर्ग्यूमेंट में जाना और हम्बली ये सोचना कि अपना पॉइंट रखना. तो सर एज फार एज आई थिंक व्हाट आई हैव रेड दिस इज़ करेक्ट, बट मे बी यू आर करेक्ट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस्ड. 184. So now mocks, how important is mocks for Yeah. interviews? यार You did mocks. नहीं, We did. लास्ट ईयर आई अटेंडेड लाइक 4-5 मॉक्स, बट आई फाउंड इट कि यार इट्स वेरी सब्जेक्टिव, ये इंडिविजुअल के ऊपर रहता है. दिस ईयर आई डिडंट अटेंडेड अ सिंगल मॉक, मैंने सीधा जाके दे दिया था इंटरव्यू. बिकॉज व्हाट आई फाउंड कि बहुत बार ऐसा होता है कि योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी गेट्स स्ट्रक्चर्ड, समवॉट स्ट्रक्चर्ड. आप स्ट्रक्चर्ड आंसर देते हो, आप स्पॉन्टेनियस नहीं रहते आंसर्स में. आप प्रिपेयर कर लेते हो कि भाई वाई सिविल सर्विसेज, तो आपने हाथ बांध करके आपको बोलना है 2-3 चीज़ें, आप वही बोलोगे. सो वो रहता है. तो मॉक्स के पता है मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू कि वो कांच के सामने, मतलब बहुत कन्वेंशनल तरीका है, कांच के सामने आप प्रैक्टिस करो. जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका डेफ तो है, तो नथिंग विल बी आउटसाइड दैट डेफ. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डेफ ओनली एंड देन फर्दर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम व्हाट यू आंसर. सो आप क्या करते हो कि कांच के सामने पहले क्वेश्चन लिख लिया कि भाई वाई सिविल सर्विसेज, तो पहले एक्सप्रेशन देख लो कांच के सामने बोल के कि कैसा लग रहे हैं, कितने अपन ऐसे हो जाते हैं बोलते वक्त. या फिर उससे भी अब तो टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप सामने खोल लो और क्वेश्चन आंसर करते जाओ और उसका रिकॉर्डिंग देखो, और फिर 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखो. क्योंकि शुरू में आपके पास यू विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है, तो वो अटक जाएगा, गाड़ी अटक जाएगी. आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप 30 सेकंड बाद रुक जाओगे, फिर सोचोगे. फिर आपने 10 बार इसको प्रैक्टिस कर लिया तो फिर वो फ्लुएंसी आ जाएगी, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नहीं तो और इंटरव्यू में एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी आंसर आप दो ना, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 सेकेंड्स, क्योंकि उसके बाद वो बोर हो जाएगा, वो आपका आंसर काट देगा बीच में.
ठीक है, तो उनको महाभारत रामायण मत बताओ, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा बोलो, बी ब्रेविटी शुड बी द की इन इंटरव्यू। आप बोलो रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड कम फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में ये हुआ था कि इंडिया ईरान रिलेशंस पर बात चल रही थी, तो आई टोल्ड देम अबाउट चाबहार पोर्ट, बट मैंने उसमें फिर नॉलेज नहीं दिखाना है आपको, पर्सनालिटी टेस्ट, वो इंटरव्यू भी नहीं है, वो पीटी है, पर्सनालिटी टेस्ट है, वो पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं वो लोग, इट्स नॉट एन इंटरव्यू। तो उसमें मैंने सिर्फ चाबहार पोर्ट बोला, तो वो इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, तो मैंने उसमें कोई नॉलेज नहीं दिखाई, चाबहार पोर्ट बोला और रुक गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, अच्छा फिर हाउ विल यू कनेक्ट फ्रॉम चाबहार टू सेंट्रल एशिया, जरन दिलाराम रोड बोल के फिर आप रुक गए। एनी अदर इनिशिएटिव, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका रूट बताया, रुक गए। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोला, रुक गए। उसका काउंटर क्या है, वो आयरन कर्टन, रुक गए। तो पूरे एक बार में सब नहीं बोलना है, जहाँ पे ले जाना है ना उनको थोड़ा 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 बोलते जाओ और उस तरफ लेते जाओ, उस तरफ चले गए तो इट्स वेल एंड गुड। And can you ask for a moment to think? हाँ डेफिनेटली, अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, जैसे एक लेडी मेंबर होती है कभी, तो इफ़ शी बहुत लो वॉइस में वो बोलती हैं, तो यू कैन वेरी वेल से, या फिर कोई साउथ इंडियन है तो उनका एक्सेंट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट, सो यू कैन वेरी वेल से कि एक्सक्यूज मी सर कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, या फिर कैन आई टेक फ्यू मोमेंट्स टू रिकलेक्ट माई थाट्स। अब वो पूछ लेंगे कि अच्छा फॉर पास्ट 6 मंथ्स कोई भी ऐसी 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताओ विच हैव अ क्रूशल importance for India. So you can very well say that sir can I take few seconds to recall my thoughts, then think। और ऐसा भी नहीं कि वो क्वेश्चन पूछा और आप सीधे आंसर देने लग गए, थोड़ा सा उसको भी दिखाओ कि आप सोच रहे हो, हाँ ओके सर, थोड़ा नॉट करो। तो क्योंकि ये कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट्स रहते हैं जो दे मार्क, कि ऐसा नहीं कि उन्होंने पूछा और आपने वाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, वाई IAS, तो आपने जो आया आपने सीधा बोल दिया। थोड़ा रुको, थोड़ा ऐसा लगो, इट शुड मोर लुक लाइक अ कन्वर्सेशन। तो वो कन्वर्सेशन वाले मोड में अगर आप चले गए ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और टाइम का भी रिलेशन है। पबेट यार देखो, फॉर पबेट व्हाट आई डिड वाज स्टैंडर्ड बुक्स कवर टू कवर नहीं पढ़ी थी, बट शर्मा एंड सदाना जो थी वो मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़े थे उसमें से। जैसे फॉर एग्जांपल वो ब्यूरोक्रेसी वाला चैप्टर है, ठीक है, वो पढ़ा था। और थोड़े बहुत जो उसमें से चैप्टर थे शर्मा एंड सदाना से, जैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब पढ़ा था मैंने शर्मा एंड सदाना से। तो कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, ओनली फ्यू चैप्टर्स, जैसे लीडरशिप और वो जिसकी डेफिनेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक है, डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो बहुत बार हम इसको लिख नहीं पाते हैं वर्ड्स में, ओके। तो दीज ऑल बेसिक थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम शर्मा एंड सदाना, तो वो वहाँ से मैंने वो किया था। उसके बाद मोहित भट्टाचार्य मैंने कवर टू कवर पढ़ी थी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, बिकॉज हाँ न्यू होराइजन्स, वो ब्लू कवर वाली जो है, हाँ अच्छा लाल हो गया, ओके। तो मैंने ब्लू से करी थी मोहित भट्टाचार्य कवर टू कवर, ओके। उसके बाद ARCs पूरी पढ़ी थी, वो वाली छोड़ के डिज़ास्टर वाली, डिज़ास्टर भी मैंने पढ़ी ली थी थोड़ी बहुत। और सर जैसे पर्सनल मैनेजमेंट का जो है रिपोर्ट, वो उतना है क्या? हाँ उसमें से ओनली सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, जैसे वो अप्रेजल सिस्टम है, ठीक है, फिर पैरिटी वाली जो बात करते हैं। तो रिकमेंडेशन बहुत सारी मत पढ़ो, जो है जैसे 360 डिग्री को उन्होंने मना किया है ARC ने कि 360 डिग्री अप्रेजल शुड नॉट बी देयर, ओके। सो वाई इट शुड नॉट बी देयर। तो पर्सनल से कुछ चीज़ें RTI की तो बहुत छोटी छोटी हैं, उसको पढ़ सकते हैं फटाफट और उसको यूज़ भी कर सकते हैं उसको। अब ARCs का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन एथिक्स, बिकॉज ऑफ दी वर्डिंग्स ऑफ ARCs यू कैन जस्ट राइट all those things from ARCs into ethics paper, काफ़ी उसमें फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ समरी नहीं, कंप्लीट, क्योंकि इन दैट देयर विल बी आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि भाई वाई 310 शुड बी रिपील्ड, ओके।
तो वो वाली सब चीज़ें उसमें रहेंगी। और उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत बढ़िया है लैंग्वेज दी हुई है कि व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो व्हेन इन पबैड यू आर राइटिंग, काफ़ी डेंजर रहता है कि वो जीएस का आंसर हो जाता है, स्पेशली पेपर 2। सो व्हाट यू शुड इंश्योर कि इट शुड नॉट लुक लाइक अ पेपर 2, जीएस पेपर 2, ठीक है। उसमें आपको कुछ उसको बनाना पड़ेगा पबैड वाला स्पेसिफिक, ठीक है। तो आफ्टर दैट शर्मा एंड सदाना, मोहित भट्टाचार्य की एक और आती है, एक ऑरेंज कवर की, सोशल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें से सिर्फ 2 या शुरू के 2 या 3 चैप्टर्स पढ़े थे अबाउट दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो अच्छा है उसमें, ठीक है। प्रसाद मैंने नहीं पढ़ी थी, नहीं, बट थिंकर्स एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले मोहंती सर की क्लास करी थी, उस टाइम किया था। उसके बाद फिर वही पढ़ा मैंने, प्रसाद नहीं पढ़ी। बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर टेलिंग मी कि एक दूसरी कोई अरिबम बुक आती है, अरिबम, दैट इज़ गुड। आई एम नॉट श्योर कि वो कैसी है, आई हैव नॉट रेड दैट बुक, बट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर सजेस्टिंग कि वो अच्छी है। उसके बाद सोशल थियरी, हाँ 3-4 चैप्टर्स। देन सम ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम दैट निकोलस हेनरी एंड स्टीफन रॉबिन्स। उसमें जो लीडरशिप और वो दिया हुआ है दैट इज़ वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और कैरिस्मेटिक लीडरशिप, और दे हैव आल्सो गिवन सम ऑफ द न्यू डायमेंशंस व्हिच आर इवॉल्विंग। ओके, सो ओनली फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम निकोलस हेनरी में वो इवोल्यूशन है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज़ गुड। एंड इन स्टीफन रॉबिन्स ऑल्सो वो लीडरशिप और वो वाली जो चीज़ें हैं, ओके। और उसके बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू, वो जो भी कमिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं, बड़ी नहीं, हाँ पंची में आई डिडंट रेड फुल्ली, बट जैसे किरण अग्रवाल की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, सर ने हैंड आउट दिया था। टेस्ट सीरीज़ मैंने यहीं पे से की थी लुकमान सर से, ट्रेडिंग पे जो हाँ वो। तो जब भैया पेपर 2 के लिए आप यू शुड इंश्योर कि इन केस अगर पेपर में कोई कमेटी आती है, कोई रिकमेंडेशन उसकी आती है और सिर्फ नाम मेंशन्ड है, तो आप एक बार क्या करो कि वो देख लो नेट से उस कमेटी के बारे में, ठीक है। और जैसे गवर्नर के अपॉइंटमेंट पे उस पर काफ़ी जैसे इश्यूज चल रहे हैं ना, तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस है ना, वो पढ़ लो। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नर है, गवर्नर का इशू चल रहा था या और उसके अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का। सो जो रिकमेंडेशंस कमिटीज़ की हैं, जैसे पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, वेंकट चलेया कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, ओके, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, तो इससे रिलेटेड इन कमीशंस की रिकमेंडेशंस आप देख लो। फॉर गवर्नर, फॉर ये, तो स्पेसिफिक पूरी रिपोर्ट कवर टू कवर मत पढ़ो, जो भी चीज़ न्यूज़ में है उसकी रिकमेंडेशंस इन कमिटीज़ के उससे पढ़ लो आप। सर आप कोड्स कितना याद रखते थे थिंकर्स का? नहीं, देखो पबैड में व्हाट इज़ मोस्ट क्रूशल इज़ वी शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पूरे मत करो, 4.5 करो, बट एटलीस्ट एड्रेस द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया ना, समझे गलत और लिख गलत दिया ना, तो 0 मिल जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट इन्वेस्ट 2-3 मिनट्स इन द क्वेश्चन, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करो और फिर आंसर करो। एंड आई एम श्योर you will be able to understand the question if you have read the standard books. I am again and again stressing on standard books. Why? Because वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट उठाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब थिंकर्स के पूरे स्टेटमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो एटलीस्ट उसका क्रक्स पता चल जाए कि यार पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी जो है वो किसने प्रपोज की थी, मतलब जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूजन कब हुआ, और अगर जैसे वो है आपका भूल ही गया यार, वो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, तो पब्लिक चॉइस अप्रोच वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी करती है या फ्यूजन को प्रमोट करती है। इस तरीके के जो बेसिक डिफरेंसेस है ना, अगर आपको पता होंगे सो यू कैन वेरी वेल एड्रेस द क्वेश्चन, बिकॉज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द ओनली चैलेंजिंग थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पबैड ऑप्शनल है और आपने क्वेश्चन समझ लिया, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन जीएस, क्योंकि
then you will write better answers as compared to other people because you will add some extra dimension. उसमें भले ही नहीं पूछा हो what I told you earlier, उसमें आप 2-3 चीज़ें डाल दो, ठीक है. जैसे विसल ब्लोअर का क्वेश्चन आया था, तो बच्चों ने उसमें पूरा एंटी विसल ब्लोअर ही लिख दिया, मगर उसमें पूछा कुछ जस्ट अपोजिट था, ठीक है. सो अगर पब एड ऑप्शनल है ना, तो हम थोड़ा रुक के थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे, थोड़ा करेक्ट इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे. सो दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन जीएस. ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. और 10-15 मिनट लो शुरू में और आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस विच यू विल अटेम्प्ट, ठीक है. और उसके बाद उन पे फिर वर्क करना शुरू करो, है ना. और उस पे मत जाओ कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे. अगर तुमने 4.5 या 4.5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं, देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. अब लास्ट ईयर 35 मार्क्स आई हैव लेफ्ट, बट स्टिल 250 आई वॉज एबल टू स्कोर. दिस ईयर पूरा अटेम्प्ट किया था और 207, ठीक है. सो एज सच कुछ टेम्पलेट नहीं है. वॉट आई विल टेल यू इज जस्ट properly understand the question and write about that question in paper 1. Paper 2, the more and more you can relate to current, if you can insert the examples, okay, and you can make paper 2 look a bit more public administration oriented, you will score good marks. For example, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर अगर पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आता है, so what you can say that we can use the Likker's linking pin model in police reforms. So वो जो इस लेवल पर एक रहेगा वो सबऑर्डिनेट भी रहेगा और लीडर भी रहेगा. So there will be more interaction between them, ठीक है ना. So this is how you can incorporate paper 1 in paper 2. Okay, and then you should realize that there are some terminologies which should be used in paper 2 and there are some terminologies which should be used in paper 1. For example, if you are writing an answer in paper 1, new public management you should write NPM 91 के बाद से. बट अगर आप पेपर 2 में हो तो आप you should write about new economic policy, liberalization. Okay, वहाँ पर you should not write NPM. Okay, तो ये difference you should realize कि there are some terminologies which should be used in paper 1, there are some terminologies which should be used in paper 2. Then you should make effort in paper 2 that it should look like a pub ad paper, ठीक है ना. बट उसमें एग्जाम्पल्स डालो, बट यू शुड नॉट मेक एग्जाम्पल्स सच दैट कि वो इरेलेवेंट हो जाए उसके लिए. और एग्जाम्पल थोड़ा लास्ट में डालो, एटलीस्ट शुरू में आप एड्रेस कर दो जो क्वेश्चन है. और एक्सटेंसिवली यूज ARCs इन पेपर 2, बिकॉज आपको ये पेपर 2 को पब एड वाला बनाना है. तो हाउ यू विल यू मेक इट, वो ARCs डालो आप. अदरवाइज़ हमारे पास इतनी वो नॉलेज नहीं है कि हम अपने वर्ड से उसको थोड़ा पब एड जैसा दिखना लगाना बता सकें उसको. यू हैव टू मेक दैट पेपर नॉट अ GS बट अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर. तो उसमें देन यू शुड राइट वो जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स. ओके, देन क्योंकि पेपर 2 में मेनी ऑफ द क्वेश्चन विल कम विच आर करेंटली इन न्यूज़, ठीक है ना. तो आप पेपर 2 के लिए क्या करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के रखो और जजमेंट्स निकालो जैसे मैंने GS के लिए बताया. और फिर क्या करो, एग्जाम्पल्स निकालो योजना से, कुरुक्षेत्र से, ठीक है. जैसे वो छत्तीसगढ़ में छू लो आसमान करके एक इनिशिएटिव है OP चौधरी, है ना. तो ऐसे यू टेक सम टाइम और स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स निकालो आप. सर योजना कुरुक्षेत्र से कि वो सिविल सर्विस अवार्ड ये सब मिलता है, वो हाँ सब भी नहीं, देंगे? तो वो नेक्स्ट आप क्या करोगे, वाई आई एम टेलिंग यू कि यू शुड टेक अ सेपरेट टाइम. भाई कोई भी जैसे पंचायत का है तो आप उसमें गूगल पे सर्च कर लो कि उससे रिलेटेड कोई सा अवार्ड मिला है क्या. थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, देख लो. प्लस योजना साथ में डाल दो, योजना में कोई इनिशिएटिव आया है क्या. कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए कोई एग्जाम्पल सर्च करो. तो स्पेसिफिकली यू शुड डेडिकेटेडली इन्वेस्ट सम टाइम, ओके, स्पेसिफिकली फॉर दिस. मतलब क्या करो, सिलेबस खोलो. अगेन आई एम टेलिंग यू, सिलेबस देखो, इस सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स निकाल दो. थोड़ा टाइम लगेगा बट ये वर्क है. फिर दूसरा टॉपिक देखो, इससे रिलेटेड जो भी करंट में एग्जाम्पल है, इंडियन एक्सप्रेस प्लस टाइप कर दो, प्लस हिंदू टाइप कर दो. तो जो भी नया इनिशिएटिव होगा वो आपको मिल जाएगा. और उसकी लिस्ट बना लो, एक बार का काम है बस, उसको रिवाइज करते जाओ.
है ना। और एक बुक, एक योजना ज़रूर पढ़ लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की एक योजना आई थी 2013 की है, वो मार्च 2013 की, मार्च 2013 या 14 की है, 13 की है ना, मार्च 2013 की एक योजना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, क्लासिक योजना है वो पब एड वालों के लिए। जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट उसको आप एथिक्स में एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हो। आपका, यू विल नॉट बिलीव मी, आपका ऑलमोस्ट पूरा एथिक्स सॉल्व हो जाएगा अगर आपने वो एक आर्टिकल पढ़ लिया तो। BK चतुर्वेदी जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनका आर्टिकल है वो, फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट है सेकेंड आर्टिकल है आई थिंक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाली योजना में। तो ये वाली योजना तो अच्छे से पढ़ लेना, इसको आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो, नेट पे मिल जाएगा। ओके, बताएं, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं कुरुक्षेत्र, मैंने सिर्फ योजना पढ़ी थी, है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज स्पेसिफिकली टेक आउट सम टाइम और नेट से पूरे वो एग्जाम्पल्स आप निकाल के रख लो। जैसे प्रगति वाला था, प्रगति वाला एग्जाम्पल था, ठीक है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, कहीं पे कोई इनिशिएटिव ले रहा है कोई कलेक्टर जिसने अच्छा लिया हुआ, इस तरीके से आप पूरे एग्जाम्पल्स एक जगह बना के रख लो। उसके बाद व्हाट आई डिड, टेस्ट सीरीज़ करी थी मैंने यहीं पर सर किया, तो एक भी टेस्ट मिस मत करना और ये इंश्योर करना कि यहीं पर आके टेस्ट दो, रूम पर नहीं हो पाएगा। रूम पे 1.5 घंटे में आधा टेस्ट होगा, फिर 1.5 घंटे में आधा, तो कोई पॉइंट ही नहीं है वो। ओके, तो बुक्स तो देखो लिमिटेड हैं, वही हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। दी थिंग आई विल टेल यू इज़ अबाउट द स्ट्रेटेजी, वो कैसे करना है, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो। 12 टेस्ट होंगे, मतलब मैंने तो 12 टेस्ट लिखे थे, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट फॉर एग्जांपल इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो क्या करो, 2-3 सोर्सेज हैं, जैसे हाँ इग्नू भी है, इग्नू से भी सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, पूरा नहीं, दोनों हैं, दोनों में से एकदम सिलेक्टेड कुछ कुछ, ओनली दोज चैप्टर्स विच यू फाइंड दैट आई एम वीक एट। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड दैट आई वॉज वेरी वीक इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, ये 2 मेरे वीक एरियाज थे। तो मैंने क्या किया कि उनके बेसिक्स मेरे को पढ़ने थे, तो मैंने इग्नू का देख लिया। पूरा कवर टू कवर पे मत जाओ, इग्नू आप ख़त्म भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ वो रियलाइज़ करो कि भाई आप किस में वीक हो। हर्बर्ट साइमन पता भी नहीं है क्राइटेरियन एफिशिएंसी क्या है, उठाओ इग्नू, एक पैराग्राफ है क्राइटेरियन एफिशिएंसी का, देख लो। तो वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस उठाओ, सिलेबस में से देखो यार ये वाला पॉइंट मेरा वीक है, बेसिक में जाओ इग्नू, वो पढ़ लो, ठीक है, हो गया, टिक मारा, आगे बढ़े। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपका पहला पेपर है, पहला टेस्ट है मान लो, तो 2-3 सोर्सेज से आप पढ़ लो उसको अच्छे से, पूरे हफ्ते फिर वही पढ़ो। ये मत करना कि फिर मैं पेपर 2 पढ़ लूँ फिर ये कर लूँ, वो पढ़ो, पेपर दे दो प्रॉपर 3 घंटे का, उसके बाद आके वापस रिवाइज़ कर लो। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें डिस्कशन होगा, तो उसके पहले ये वाले टेस्ट का वापस एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है ना, और फिर अगले टेस्ट का उस वीक में पढ़ने लग जाओ। तो ऐसे आपका यूनिट वाइज पूरा प्रिपेयर होता जाएगा। और फिर फाइनली क्या करना, व्हाट आई डिड, वो जितने भी टेस्ट पेपर्स थे उनको मैंने स्पायरल करवा लिए थे, और बाद में आई ओनली रिवाइज दोज पेपर्स, तो क्योंकि बिकॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। साइमन का एक क्वेश्चन था, एक मेरी पार्कर फोले का था, सबका था, तो वो एक बार वापस रीड हो गया। तो क्योंकि एग्ज़ाम में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवाइज होल सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बिकॉज देयर आर 26 यूनिट्स। सो व्हाट आई डिड, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेस्ट सीरीज इफ यू विल रिवाइज दोज टेस्ट जस्ट वंस, रादर यू शुड रिवाइज दोज टेस्ट ट्वाइस और थ्राइस, क्योंकि जो भी डिस्कशन हुआ उसके बाद में लिख लिया और बंडल बना लिए 1-2 टेस्ट के पूरे, उसके बाद यू जस्ट रिवाइज दोज टेस्ट। एग्ज़ाम के पहले जस्ट रिवाइज पेपर 1 का, पेपर 2 का, और वो जो पन्ना है आपका जिसमें आपने पूरे एग्जाम्पल्स और वो लिख रखा है। नोट्स, व्हाट आई थिंक यू शुड ओनली मेक आफ्टर 2 और 3 रीडिंग्स। पहली बार रीडिंग में आप नोट्स बनाने लगोगे ना, तो 100 पन्ने की बुक है, 60 पन्नों के तो नोट्स बनेंगे, पूरी बुक अंडरलाइन हो जाएगी और पूरे नोट्स बनेंगे। सेकेंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में, फिर फोर्थ रिवीजन में एक माइंड मैप बन जाएगा। फिर क्या होगा, 100 पन्ने की एनसीईआरटी के 2 पन्ने के नोट्स बनेंगे आपके। सो
आप फाइनली जब एग्ज़ाम में जो टाइम गैप नहीं है, बैक टू बैक है, तो फिर आप वो 2 पन्ने रिवाइज़ कर सकते हो। आप 60 पन्ने रिवाइज़ नहीं करोगे। सर ये आपने जो ARC पढ़ी तो सबके आपने नोट्स बनाए थे? नहीं, उसमें सबके नहीं बनाए थे, कुछ कुछ के बनाए थे। तो मैं क्या करता था, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ा था मैंने, तो उसमें हाईलाइट कर दिया था, फिर उसके मल्टीपल रिविजन्स कर लिए। देन आई रियलाइज यार दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, एक पेज में जो जॉट डाउन कर लिया ये, फिर क्या किया, उसको स्टेपल मार लिया, ARC 1 2 3। तो 8-10 पन्नों में पूरी ARCs थी मेरे पास। और उसके बाद एग्ज़ाम के पहले, पेपर 2 के पहले पूरी ARCs घुमा ली। वो पन्ना जिसमें एग्जाम्पल लिखे थे घुमा लिया, क्योंकि वो ताज़ा था। तो फिर जैसे ही एग्ज़ाम आया, फट एग्जाम्पल ये, तो आपका एफ़र्ट बहुत कम हो जाएगा। तो आप मेहनत करो ना, तो वो इसमें मत करो कि यार मैं 10 किताबें पढ़ूँगा। इस तरीके से मेहनत करो कि भाई प्रॉपर मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में रिवाइज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर टेस्ट दे रहा हूँ। उसके बाद 1 महीने पहले आपके टेस्ट वेस्ट सब ख़त्म हो गए, फिर आप रेगुलरली आप पढ़ रहे हो। जैसे 4 स्लॉट्स बताए थे मैंने दिन के, है ना, 1 2 3 4। तो ऑप्शनल वाला स्लॉट चल रहा है आपका, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, यार शुरू में ऑप्शनल ख़त्म कर देते हैं हम, उसके बाद सिर्फ GS करेंगे। और जब तक एग्ज़ाम आती ना तो साफ़ हो जाता है ऑप्शनल। या फिर आप सोचो कि यार मैं लास्ट के 1 महीने में ऑप्शनल करूँगा, तो पैनिक कर जाओगे, यार इतना सारा बचा है, पेपर 2 तो छुआ भी नहीं है, क्या करूँगा। तो वो जो आप कूल कंपोज माइंड के साथ जो एग्जाम्पल्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वो पैनिक सिचुएशन में नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट इज़ रेगुलरली 3 घंटे आप ऑप्शनल को दो, 3 से 4 घंटे। यार दूध पीते हैं हम तो एक साथ 8-10 लीटर नहीं पी सकते ना आधा लीटर ही पीते हैं। तो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड ऑलवेज इंश्योर कि डेली 3-3 घंटे ऑप्शनल के दो, है ना। और उसके बाद फिर संडे आ ही रहा है, तो संडे के दिन टेस्ट दे दिया, फिर वो रिवाइज़ किया, फिर आपका नॉर्मल 3-3 घंटे के अंदर अगले टेस्ट का चल रहा है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी पढ़ाई चलेगी। और जब ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी ना, सो एट द लास्ट पॉइंट यू विल नॉट बी अंडर पैनिकिंग सिचुएशन कि यार ये भी बचा है, ये भी पढ़ लो। फिर आपको पता नहीं रहता, आप बस पन्ने पलटाते रहते हो, मगर आपको ये नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, सो ऑलवेज इंश्योर कि चाहे वो GS हो चाहे पबैड हो, यू शुड ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज्ड। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट विल बी वर्थ। तो वही बुक्स थी मेरी पेपर 1 के लिए, शर्मा सदाना, मोहित भट्टाचार्य, मोहंती सर के जो मैंने काफ़ी पहले पढ़ाई की थी उसके नोट्स, और इग्नू के सिलेक्टेड टॉपिक्स जिसमें मुझे पता था कि मैं वीक हूँ, ठीक है। देन पेपर 2 के लिए ARCs पूरी, न्यूज़पेपर में कहीं कोई कमेटी आई, कोई भी चीज़ आई, उसको नेट पे सर्च किया, पबैड का अलग से बना रखा था मैंने वन नोट के अंदर, उसके अंदर ऐड करते जाता था, वो कर लिया। और अलग से ऐसा टाइम निकाल लेता था मैं, एग्जाम्पल्स सर्च करके निकाल लिया और उसको चिपका दिया। जर्नल्स तो नहीं पढ़ा। CPAR मोहित भट्टाचार्य से तो मैंने देखा था क्योंकि कवर टू कवर की थी, बट RK अरोरा से थोड़ा सा पढ़ा था, पूरा तो नहीं पढ़ा था। दैट्स इट यार, अगर कोई और डाउट हो तो। पबैट के लिए तो ऐसा नहीं यार, इग्नू के 1-2 वीडियोस देखे थे मैंने, वो बिकॉज पब्लिक चॉइस अप्रोच के, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ दैट कंसेप्ट पब्लिक चॉइस अप्रोच, उसको कैसे अप्लाई करना है, सो उसका देखा था। बाकी तो कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज़ मैंने यहीं की थी, तो 12 टेस्ट दिए थे, विदाउट कोई भी टेस्ट में मिस नहीं किया था मैंने। हाँ, पेपर 2 के लिए अरोरा एंड गोयल स्टैंडर्ड बुक्स आई टोल्ड कि वो पढ़नी है, अरोरा एंड गोयल। जो क्यूमुलेटिव टेस्ट होता था उसमें पूरा रिवाइज करना। हाँ, उसमें पूरा रिवाइज, वो आने वाला है तो पूरा वो फिर रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि आप इसके पहले से तैयारी कर रहे हो। ओके, थैंक यू।